जो लोग अभी अभी जुड़े हैं उनका बहुत बहुत स्वागत। तो मैं ये आपसे जिक्र कर रहा था, तो जो इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट आई उसने ये बताया कि इंडिया इतनी प्रॉस्पेरिटी अगले 25 साल में हासिल कर सकता है जितनी आज तक दुनिया के किसी देश ने हासिल नहीं की। और उन्होंने 3 बिंदुओं पर काम करने के लिए कहा, और उसमें सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम हमारी खेती को प्रॉफिटेबल बना लें। और दूसरे बिंदु थे वो इनसिग्निफिकेंट है, इसके अलावा मतलब आज के डिस्कशन के लिए इनसिग्निफिकेंट है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर उन्होंने जोर दिया कि 75% हमारा काम हो जाएगा देश को सुपर पावर बनाने का, सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने का, अगर हम हमारी खेती को प्रॉफिटेबल बना लें और हमारे यहाँ के टैलेंटेड युवा इसको अपने कैरियर की तरह अपना लें। इसी में जुड़े हुए और एक दो पॉइंट थे कि हम अपने स्टोरेज को सुधारें, डिस्ट्रीब्यूशन को सुधारें, उसमें जो स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेज हो रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु थे। दूसरे दो बिंदु, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करने की बात थी और एक दूसरा कंप्यूटर साइंस में महारत हासिल करने की बात, वो अपन ऑलरेडी कर रहे हैं। लेकिन 70% 75% इम्पैक्ट आने वाला है किससे? खेती को आधुनिक बनाने से, संक्षेप में खेती को प्रॉफिटेबल बनाने से। क्योंकि खेती प्रॉफिटेबल नहीं तो हमारे यहाँ के जो बेस्ट ऑफ द टैलेंट हैं वो उसमें लगते नहीं। क्योंकि खेती प्रॉफिटेबल नहीं, हमारे जो कितनी हमारी जमीन है वो बिना प्रयोग हुए अनुप्रयोग के पड़ी है। इस बैकग्राउंड के साथ मैं आमंत्रित करता हूं हमारे देश के सबसे बड़े कृषि वैज्ञानिकों में से एक श्री प्रदीप जी गुप्ता को। प्रदीप सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमारे साथ में जुड़े और हमें इस विषय में अपने ज्ञानवर्धन से लाभान्वित करेंगे। और आपने जमीन पर थ्योरी में दोनों में साथ साथ काम किया हुआ है और आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपसे डायरेक्ट हमें सुनने को मिलेगा और हम अपने प्रोफेशन की तरह खेती को कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स को ये सीख। प्रदीप सर, ऑल योर्स। सभी को नमस्कार। एक बात सभी को मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि मैं पहली बात तो कोई वैज्ञानिक नहीं हूं, नहीं मैंने कोई डॉक्टरेट किया हुआ है, और सही मायने में तो मैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से भी नहीं हूं। यानी अगर शुद्ध देसी भाषा में कहें तो एग्रीकल्चर की पढ़ाई में मैं अंगूठा छाप हूँ। चूँकि पैशन था इसलिए इस बिजनेस में आया, और आने के बाद में खेतों पर जाकर किसानों से मिलकर और थोड़ा बहुत खुद प्रैक्टिकल करके और जितना कुछ सीख सकता था उतना सीखा और अभी भी सीख रहा हूँ। मैं आज आपको कुछ भी सिखाने के लिए नहीं और यहाँ पर आया हूँ। मैंने जो सीखा है वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। हो सकता है कि उसमें कुछ बातें आपको एकदम से और एक्सेप्टेबल हो, पट जाए, और कुछ बातें हो जो नहीं पटेगी। जो पट जाए आप ले लेना, और जो नहीं पटे तो अपन आपसे बातचीत करके कैसे पटा सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। मैं हमेशा जो नॉलेज है उसको शेयर करने में विश्वास रखता हूँ। प्रदीप सर, बस हाँ। एक सेकंड आपको यहाँ पे 1 सेकंड के लिए रोकूंगा। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप कह रहे हैं कि आप वैज्ञानिक नहीं है और आप ये भी कह रहे हैं। मैं आपकी इस बात को झुठलाते हुए यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि कृषि के क्षेत्र में सब मतलब वैज्ञानिक भी बहुत छोटा पड़ जाएगा। अगर हम इनको ऋषि कहें तो ज्यादा उपयोग। राज मचान जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो आपको तो मतलब कहाँ डॉक्टरेट वगैरह और ये बहुत पीछे रह गई जो आपका ज्ञान है और जो आपने कितने ही देश भर के किसानों को, लोगों को लाभान्वित किया हुआ है। मैं आपको बल्कि कृषि का ऋषि कहना ज्यादा उचित समझूंगा। चलिए, अब इस पर ज़्यादा चर्चा न करते हुए धन्यवाद आपका, बट मैं सहमत नहीं हूँ अभी भी। फिर भी आप बोलते रहिए, मैं सुनता रहूँगा और मैं यही जवाब देता रहूँगा। तो आज अपन मुद्दे की बात करते हैं। आने वाले समय में यानी जो लोग खेती से सीधे रूप में जुड़े हुए हैं, जो लोग खेती कर रहे हैं, चाहे वो कैश क्रॉप कर रहे होंगे। सुरेखा मिश्रा जी, आप अपना ऑडियो ऑफ कीजिए, धन्यवाद।
तो चाहे आप कैश क्रॉप लगा रहे होंगे, कैश क्रॉप यानी क्या कि जो अभी इस सीज़न में लगाई और अगले सीज़न में काट ली और फिर से नहीं लगाती, ये हो गया कैश क्रॉप। इसके अंदर में अभी जैसे सीज़न में चलेगा कौन सी क्रॉप चलने वाली है, कपास है, सोयाबीन है, मूंगफली है, धान है, ये हो गई। दूसरी इसमें हो गया टमाटर, मिर्ची, भिंडी, बैगन, कद्दू, लौकी, ककड़ी, खीरा, बेल वर्गीय हो गई। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, हल्दी अदरक भी इसमें आ जाएगा। तो ये हो गई हमारी और कैश क्रॉप, नकदी फसलें भी बोलते हैं इसको। इनका पीरियड कितना रहता है, 1.5 महीने से लेके और साल भर तक का रहता है। 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, साल भर ऐसा रहता है। और दूसरी हो गई हॉर्टिकल्चर क्रॉप यानी बागवानी फसलें। बागवानी फसलें 2 तरह की होती है, एक होती है जो हर साल बदलती है या 2-3 साल में बदलती है, और कुछ रहती है जो 15 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल चलती है। जैसे अगर पपीते और केले की बात करेंगे तो पपीता एक बार लगा दिया तो साल में एक ही बार आता है, 12 से 14 महीने तक चलता है और उसके बाद हम नया लगाते हैं, लेकिन हॉर्टिकल्चर में आता है क्योंकि एक ही बार फसल आती है। वैसे ही केला जो है वो लगाने के बाद में एक बार हमने अगर बल्ब यानी कंद या टिश्यू लगाया तो अगले 3 साल चलता है वो, और साल में एक बार फल मिलता है। पहली फसल 12 से 14 महीने में और दूसरी और तीसरी 10 महीने और 8 महीने में इस तरह आती है। इसके अलावा जो बागवानी फसलें हैं वो है संतरा है, मौसम्बी है, किन्नू है, नींबू है यानी सिट्रस, आम है, अंगूर है, सेब है और जामुन है। इस तरह से जितनी भी है, चेरी कह लीजिए, ये सारी फसलें ये बागवानी फसलों में आती है। अमरूद, सीताफल इत्यादि इत्यादि। तो 2 तरह की ये फसलें रहती है। तो अभी जो फसलें लगी हुई है लगेगी वो मैंने जैसे बताया कैश क्रॉप, और जो लगी हुई है वो है बागवानी फसलें, या नया किसी को बागीचा अगर तैयार करना है, लगाना है तो वो। अब आज का जो हमारा विषय है कि लागत को न बढ़ाते हुए, लागत को कम से कम रखते हुए और खेती में मुनाफा कैसे बढ़ाया जाए। अब लागत नहीं बढ़ाएंगे ये बात ठीक है, लेकिन अगर लागत हमने कम कर ली तो मनी सेव इज इक्वल टू मनी अर्न, पैसे बचाए मतलब पैसे कमाए। तो दोनों बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें लागत अनावश्यक लगानी भी नहीं है और जो लग रही है उसको कैसे बचाया जाए। अब बचाते समय ऐसा नहीं है कि हम खाने पीने में कटौती नहीं करेंगे, हम जो गलत प्रैक्टिसेस की वजह से जो खर्च कर रहे हैं उसको बचाना है। अब क्या क्या गलत प्रैक्टिसेस हो रही है, पैसे कहां से बह के जा रहे हैं, कैसे ड्रेन हो रही है हमारी मनी, यानी खेत में लगाया हुआ पैसा, वो पैसे का पेड़ न उग के बह के क्यों खेत से बाहर जा रहा है, इसकी क्या वजह है, पहले थोड़ा सा वो जानेंगे। इसके जो कई कारण है उसमें से एक है कि हमारी गलत तरह से खेत में डाली हुई गोबर की खाद। पिछले 15 सालों में जो मैंने अनुभव किया है कि किसान खुद परेशानी खरीद कर लाता है। जी हाँ, किसान परेशानी खुद खरीद कर लाता है। और खरीद कर भी कैसे लाता है, जैसे आजकल मॉल में और बड़े बड़े और स्टोर्स में चलता है ना, बाई 1 गेट 1 फ्री, बाई 1 गेट 2 फ्री, बाई 2 गेट 4 फ्री, 2 लो 4 पाओ मुफ्त। तो वैसे वो खरीदता एक है और 4 मुफ्त में लाता है, और वो मुफ्त की चीज़ों को हजम करने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ कि जो लोग आज जुड़े हुए हैं, अभी 25-26 लोग जुड़े हुए हैं, इनमें से जो लोग खेती करते हैं, उसमें से जो लोग बाजार से खरीद कर गोबर की, सो कॉल्ड गोबर की खाद खेत में डालते हैं, वो क्या क्या चीज़ फ्री में लाते हैं, वो वीड सीड फ्री लाते हैं, यानी खरपतवार के बीज मुफ्त में लाते हैं।
वो दीमक फ्री लाते हैं, वो हार्मफुल नुकसानदायक जीवाणु और बीजाणु यानी फंगस और बैक्टीरिया फ्री में लाते हैं बहुत सारे जड़ों की बीमारियां फ्री में लाते हैं। और ये जो फ्री की बीमारी, दीमक की, जड़ों को नुकसान पहुंचाने वाली खरपतवार यानी वीड्स, ये जो फ्री में लाते हैं, इनको ठीक करने के लिए हजारों रुपए खर्च करते हैं। और न सिर्फ हजारों रुपए खर्च करते हैं, फर्टिलाइज़र की बर्बादी करते हैं, प्रोडक्शन का नुकसान करते हैं और कई बार तो पूरी फसल ही खराब कर लेते हैं। क्योंकि जैसे ही आप कच्चा गोबर डालते हैं, बहुत तेजी से और वीड आता है, खरपतवार आता है, उसके बाद आप वीडीसाइड यानी खरपतवार नाशक का स्प्रे करते हैं। अगर दीमक आ गई तो वो आप नुकसान करते हैं, उसके लिए दवाइयाँ डालते हैं। और कुछ तरह की फंगस आ गई तो उसके लिए फिर बाद में दवाइयाँ डालते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो फर्टिलाइज़र आपने ऊपर डाला तो आपके पौधे की जड़ तो 3-4 इंच नीचे है और ये जो घास है इसकी जड़ें एकदम ऊपर में 1 इंच 2 इंच पे है। तो पहला जो खुराक है, जो डोज है, वो आप खरपतवार को यानी वीड को खिलाते हैं और ये और बढ़ती है और इनके मारने के लिए आप पैसे खर्च करते हैं। दूसरा जो आप नुकसान करते हैं वो है नंबर ऑफ सीड्स, बीजों की अत्यधिक मात्रा। 2 नुकसान होते हैं, एक तो आपने ज़्यादा बीज लेके पैसे ज़्यादा खर्च किए, एक नंबर, और दूसरा ज़्यादा बीज लेकर आपने बीजों के हिसाब से फर्टिलाइज़र नहीं डाला खेत में, आपने फर्टिलाइज़र डाला है पर एकड़ या पर बीघे के हिसाब से। आप किसी भी जानकार व्यक्ति से पूछिए कि मुझे और इस साल कपास लगानी है तो मैं कितना फर्टिलाइज़र डालूं, तो वो बताएंगे कि 1 एकड़ में आप इतना किलो ये डालो, इतना किलो ये डालो, इतना किलो ये डालो। वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आपने 1 एकड़ में बीज कितने लगाए। मुझे एक साधारण सी बात का आप सभी जवाब दीजिए। आपके पास एक घर है जिसमें आप रहते हैं, ज़्यादातर शहरों में रहने वाले लोग ही हैं यहाँ पर, और शहरों में कैसा रहता है 2 BHK 3 BHK 2 कमरे का फ्लैट, 3 कमरे का फ्लैट, यानी 2 बेडरूम, 1 हॉल, 1 किचन और 1-2 टॉयलेट बाथरूम, 1-2 बालकनी। अब आपके पास में 3 BHK रूम है जो 1200 स्क्वायर फीट का है और जिसमें 6 लोगों का परिवार रहता है और 10 लोगों को आपने आमंत्रित किया है। घर है 1200 स्क्वायर फीट का, ध्यान से सुनिएगा। 10 लोगों को आपने आमंत्रित किया है, 6 लोग परिवार के पहले से हैं, कुल हो गए 16। तो भोजन 16 लोगों का बनेगा या 1200 स्क्वायर फुट के हिसाब से कितने लोग उसमें रह सकते हैं उनके हिसाब से बनेगा? जवाब है कि भोजन 16 लोगों का बनेगा। अब 1 एकड़ की बात लेते हैं। 1 एकड़ में 43,570 स्क्वायर फुट की जमीन है, 43,000 मान लेते हैं। अब 43,000 स्क्वायर फीट में अगर आपने 5,000 बीज लगाए हैं तो भी उतनी फर्टिलाइजर दे रहे हैं, 7,000 बीज लगाए तो भी उतनी फर्टिलाइजर देंगे, 10,000 बीज लगाया तो भी उतनी फर्टिलाइजर देंगे। अब 5,000 बीज लगाया और 100 किलो फर्टिलाइजर दिया तो प्रति पौधा कितना मिलेगी? और अगर 7,000 बीज है तो प्रति पौधे कितने मिलेगी? और 10,000 बीज है तो प्रति पौधा कितनी फर्टिलाइजर मिलेगी? तो क्या आप फर्टिलाइजर की मात्रा जस्टिफाई कर पा रहे हैं बीजों की संख्या के हिसाब से? नहीं। तो आपने बीज पर ज़्यादा पैसे खर्च किए, उनके भोजन पर कम पैसे खर्च किए और फसल का नुकसान हुआ। खुराक अगर सही तरह से उनको नहीं मिलेगी तो सारे के सारे लोग कमज़ोर रहेंगे और कोई परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो एक नुकसान ये कर रहे हैं आप कि बीजों की मात्रा अधिक और फर्टिलाइजर एरिया के हिसाब से। तीसरा जो नुकसान करते हैं, अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर का डोज। दिमाग में क्या बैठ गया है कि डीएपी, यूरिया, पोटास ज़्यादा डाला तो उत्पादन ज़्यादा होगा। 40 साल पहले तो 10-10 किलो डालते थे एकड़ का, आज 100-100 किलो डाल रहे हैं। तो 40 साल पहले जितना उत्पादन होता था उसका 10 गुना हो रहा है क्या आज? 40 साल पहले अगर 10 क्विंटल गेहूं होता था तो आज 22-25 क्विंटल हो रहा है, लेकिन फर्टिलाइजर की मात्रा हमने 10 गुना कर ली है। तो हमने क्या किया? ज़मीन को टॉक्सिक किया, हमने ज़मीन को
का नुकसान किया और अपना खर्चा बढ़ा लिया, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रति क्विंटल जो हमारी लागत है वो बढ़ गई। इसके बाद में चूंकि फर्टिलाइजर ज़्यादा डाल रहे हैं तो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड ज़्यादा डालना पड़ेगा, यानी कि आपने बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड अगर बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर अगर आपने यूज किया तो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की मात्रा भी आपको बढ़ानी पड़ेगी, तो वहाँ पर भी आपका नुकसान हो रहा है। पांचवा, जो नेचुरल कैलामिटीज़ है यानी प्राकृतिक आपदा, अधिक बारिश हो गई, लगातार 12-15 दिन बारिश होती रही, कम बारिश हो गई, एक बार बारिश होकर बारिश चली गई, 20 दिन बारिश नहीं हुई, ये कुछ प्राकृतिक आपदाएं हैं। तेज हवाएं चलने लग गई, अचानक से गर्मी बढ़ गई, तो इसकी वजह से कुछ नुकसान होता है। इसके अलावा कई बार मजदूर नहीं मिलते, इसकी वजह से नुकसान होता है। जानवर, वाइल्ड एनिमल, नीलगाय, जंगली सुअर, आसपास के जानवर ये नुकसान करते हैं, ये भी एक होता है। सही समय पर बीज नहीं डाला तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि ठीक है अभी तो बारिश हो ही नहीं है, बारिश में तो डालना है, 1 महीने बाद डालेंगे, क्या जल्दी है। अगर आपने बारिश की फसल के लिए बारिश के जस्ट पहले अगर बीज बोया तो जब तेज बारिश आएगी तो पौधा बड़ा हो जाता है, तो बारिश से उसका नुकसान नहीं होता। लेकिन बारिश के समय अगर बीज डाला तो या तो बीज सड़ जाता है या तो पौध गल जाती है। तो इस प्रकार बहुत सारी जो समस्याएं हैं, कुछ समस्याएं ऐसी है जो हमने खुद तैयार की हुई है और कुछ समस्याएं ऐसी है जो समय के साथ में आ जाती है। हमें उन सभी समस्याओं से और लड़ना पड़ेगा और उनका समाधान ढूंढना पड़ेगा। तो उनका समाधान क्या क्या हो सकता है, इस पर हम थोड़ी देर चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले मैंने जैसे कहा कि भाई गोबर डालना है, तो गोबर को सीधा न डालकर उसको पहले आप कंपोस्ट में कन्वर्ट करें, उसका कंपोस्टिंग करें। कंपोस्टिंग कल्चर आता है, गोबर लाकर 21 दिन का बहुत साधारण प्रोसेस रहता है। क्विक ब्रेक नाम का एक प्रोडक्ट है, 100 ग्राम 200 लीटर पानी में 2 किलो गुड़ के साथ में उसको भिगो के रखना है 3 दिन, और एक ट्रॉली यानी लगभग 2 मैट्रिक टन जो गोबर है, जो 6 महीने पुराना होगा, 8 महीने पुराना होगा, 3 महीने पुराना होगा, गड्ढे से हम उठा कर लाए हैं, और उसके ढेर के ऊपर इसको डाल देना है और 15 दिन में एक बार उसको टर्निंग करना है और 21 दिन बाद उसको यूज़ करना है। तो 70-80% खरपतवार के बीज कम हो जाएंगे, उसके अंदर दीमक होगी तो मर जाएगी, उसके अंदर और अन्य जो हार्मफुल पैथोजन्स है यानी नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया फंगस है वो ख़त्म हो जाएंगे, और वीड नहीं आएगा यानी खरपतवार नहीं उगेगा, बहुत कम उगेगा, जिससे आपके जो न्यूट्रिशन यानी जो पोषक तत्व आपने दिया है वो फसलों को मिलेगा, नहीं कि घास को मिलेगा। यानी पैसा देकर हम क्या कर रहे हैं, पहले हम घास पैदा कर रहे हैं और बाद में पैसा देकर उसको मार रहे हैं। इसका एक और तरीका है, मान लीजिए गलती हो गई, इस साल तो हमने डाल दिया, तो क्या करें, घास को बहुत ज़्यादा मत बढ़ने दीजिए, इंतजार मत कीजिए कि अभी और बारिश आएगी थोड़ा और बढ़ जाए तो एक बार में ही मारेंगे, जिससे बार बार नहीं डालना पड़े। नहीं, अब वीडीसाइड या खरपतवार नाशक मारने के पहले जो आपकी 2 रो है, जैसे आपने मान लीजिए कपास लगाया है और कपास के जो 2 आपने जो लाइनें हैं उनके बीच में 3 फुट या 4 फुट का जो जगह है जहाँ पर बहुत सारी घास उगी हुई है, उसको आप 2-3 तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। या तो आप जो ब्रश कटर आजकल आता है, हमने देखा होगा सड़क के किनारे घास काटते रहते हैं, ब्रश कटर बोलते हैं उसे। छोटी सी मशीन आती है, 8-10 हज़ार रुपये से शुरू होती है और पेट्रोल से चलती है। 1 लीटर में 1 एकड़ का काम हो जाता है। एक आदमी एक दिन में 3 एकड़ की घास काट सकता है। तो मान लीजिए एक आदमी 300 रुपया रोज ले रहा है और 3 एकड़ को एक दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो 100 रुपया आदमी का और 100 रुपया पेट्रोल का, यानी 200 रुपये में 1 एकड़ की घास की कटिंग हो जाती है और घास जमीन से 1-2 इंच ऊपर से कट जाती है। इससे फायदा ये होता है कि घास ज़्यादा उगेगी तो पौधों के ऊपर चली जाएगी,
और जितनी बड़ी होगी उतनी ज़्यादा न्यूट्रिशन लेगी। और आपने जब छोटी घास को काट के ज़मीन पे सुला दिया तो पूरी ज़मीन के ऊपर मल्चिंग यानी आच्छादन हो गया। जब आच्छादन हो गया तो नई घास नहीं पैदा होगी, और जो पैदा हुई है वो भी अगर ढक गई तो वो भी मर जाएगी। और आपको खरपतवार नाशक यानी वीडीसाइड का स्प्रे नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक तरीका हो सकता है। तो हमेशा आप वीडीसाइड मारकर ही छिड़काव करके ही कंट्रोल करें ऐसा नहीं है, तरीके अलग अलग हैं, इनको भी आप अपना सकते हैं। दूसरी बात, जैसे मैंने बताया कि नंबर ऑफ सीड्स कितने लें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो। मैंने पहले भी कई बार चर्चा में बताया है कि एक साथ अगर अपने 4-5 सीड लगाए, 4-5 बीज लगाए तो क्या होता है। आप जरा सा बोर्ड की तरफ देखिएगा और ध्यान से देखिए कि मान लीजिए आपने एक साथ ये 4 बीज लगा दिए, ये 4 बीज हैं, देख पा रहे हैं आप सभी, और ये बीज उगे और इनके जो जड़ें आएगी वो एक साथ आएगी इस प्रकार। अब ये मान लीजिए ये 1 स्क्वायर फीट एरिया है, ये 1 स्क्वायर फीट एरिया है, 1 फीट बाई 1 फीट का एरिया है। इसमें आपने 4 बीज लगा दिए। अब ये चारों बीज की जड़ें एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई है। अब ये आपस में संघर्ष करेगी भोजन के लिए। एक थाली खाना है टेबल पे, और टेबल के दोनों तरफ 2-2 लोग यानी 4 लोग बैठे हुए हैं, और उनको पता है कि खाना सिर्फ इतना ही आने वाला है। तो और अगर शरीफ लोग हैं तो मिल बांट कर खा लेंगे, और अगर उसमें से 3 शरीफ है, एक थोड़ा नालायक है, तो आधा खाना वो अकेला खाएगा, आधे में 3 लोग खाएंगे। और अगर चारों ही अगर आपस में ये है कि नहीं मुझे ही सारा खाना है, तो आधा खाना जमीन पे जाएगा और आधा खाना उनके पेट में जाएगा। अब यहां पर ये जड़ें क्या करती है, ये भी आपस में भोजन के लिए संघर्ष करती है। अब इसमें जो सबसे ताकतवर है यानी जो सबसे पहले जिसकी जड़ आई उसका आधिपत्य हो गया, क्योंकि जो सबसे पहले आए वो राजा, तो ज्यादा भोजन वो अकेला लेगा, क्योंकि उसके पास जड़ों की संख्या, जड़ों की गहराई, जड़ों की मोटाई ये ज्यादा है, तो वो ज्यादा भोजन लेगा। उसके बाद जो दूसरा आया है वो उससे कम लेगा, तीसरा उससे कम लेगा, चौथा तो बेचारा वो तो बोना ही रह जाएगा। तो एक पेड़ बहुत अच्छा बढ़ेगा, दूसरा उससे छोटा, तीसरा उससे छोटा, चौथा एकदम पता ही नहीं चलेगा। उत्पादन भी वैसे ही आएगा। मान लीजिए कि यहां पर अगर एक बीज लगता था तो ये दृश्य कैसा रहता था। ये 1 स्क्वायर फीट जगह है, यहां पर एक बीज आपने डाला और ये एक बीज उगा और इसकी जड़ें पूरी फैली, तो ये इस प्रकार फैलेगा। अगर बात करेंगे गेहूं की, गन्ने की, धान की, इस प्रकार अगर जो ग्रास कैटेगरी में यानी घास वर्गीय जो आते हैं, ये घास की श्रेणी में आते हैं। धान, चावल यानी धान, गेहूं, गन्ना, इस तरह की जो फसलें आती हैं वो घास की कैटेगरी में आती है। तो इसके अंदर ये जो टेलरिंग निकलेगी, टेलरिंग यानी क्या, कुछ लोग इसको राजस्थान हरियाणा में कल्ले बोलते हैं, महाराष्ट्र में इसको फुटवे कहते हैं, सूट्स भी कह सकते हैं इनको आप। तो ये बहुत ज्यादा संख्या में निकलेंगे क्योंकि पूरा भोजन ये अकेला बीज ले रहा है। और अगर 4 रहेंगे तो आपस में झगड़ा करेंगे और ये इस प्रकार की स्थिति बनेगी। तो संख्या बीजों की आपने कम ली तो 2 फायदे किए आपने। तो एक तो बीज के पैसे बचा लिए, क्योंकि बीज आजकल बहुत महंगे आते हैं। अगर हम टमाटर, मिर्ची, बैगन, भिंडी के बैगन के बीजों की बात करेंगे तो 30,000, 40,000 रुपए किलो आता है। 10 ग्राम का पैकेट 300 रुपए से लेके और 1200 रुपए के 7-8 पैकेट लगाए जाते हैं। तो आप सोच लीजिए आपने कितने बीज में कितने पैसे बचा सकते हैं। दूसरा, जब बीजों की संख्या कम रहेगी
तो पौधा बहुत ज़्यादा विकास करेगा। थोड़ा खुला खुला रहेगा तो हवा उसको अच्छी प्रकार से मिलेगी और पौधे में बीमारियां कम आएगी। और पौधा स्वस्थ जब रहेगा, रोग से लड़ने की क्षमता रहेगी, तो भरपूर उत्पादन देगा। 20 सालों का इतिहास उठाकर देखेंगे तो जिस समय हम धान के अंदर 1 एकड़ में 1 मण यानी 20 किलो बीज यूज करते थे और 10 क्विंटल 12 क्विंटल उत्पादन होता था, आज हम 2-2.5 किलो बीज और लगाकर हम 20 क्विंटल 22 क्विंटल 30 क्विंटल 36 क्विंटल 40 क्विंटल तक उत्पादन ले रहे हैं। एक बीज में जहां पर 40, 50, 60, 70 कंसे फुटवे या टिलर्स आते हैं, 3-4 बीज लगाए तो वहां पर 15-20 ही आते हैं। तो ये है, बीज को कंट्रोल कीजिए, बीजों को नियंत्रण में रखिए। एट ए टाइम एक सीड, एक बीज। तो इस प्रकार आप देखेंगे क्या कि प्रति जो बीज है वो अच्छा भोजन उनको मिलेगा। अब एक समस्या आती है, कई बार होता है कि भाई हमने एक बीज लगाया और वो मर गया, तो क्या फिर से लगाएंगे? फिर से 10 दिन बाद लगाएंगे तो पौधे तो छोटे बड़े हो जाएंगे। जब भी हम कोई कार्यक्रम हाथ में लेते हैं तो उसके लिए प्लान बी हमेशा रेडी रखना चाहिए। प्लान बी क्या है? मान लीजिए 1 एकड़ में मैंने और अरहर लगाया, तुअर भी कहते हैं जिसको, रेड ग्राम। अरहर, तुअर, रेड ग्राम, और मैंने एक बीज एक जगह लगाया तो 1 एकड़ में लगभग 2000 बीज लगेंगे। 1 किलो बीज से मेरा काम हो जाता है। लेकिन साधारण आजकल प्रैक्टिस कैसी है कि एक साथ ऐसा हाथ भरना, उसमें 4, 5, 6 जितने बीज आए वो एक जगह लगा देना। और कितनी दूरी पर लगाना? एक बिलान 9 इंच, ज्यादा से ज्यादा 12 इंच, और बहुत ज्यादा हुआ तो 1.25 फुट बस। आप देखेंगे कि जो अरहर या तुअर का जो पौधा है वो 6 फीट 7 फीट तक हाइट में जाता है। उसका नीचे का तना 2 इंच मोटा तक होता है। और कैनोपी जब 6 फुट जाएगा तो कैनोपी भी उसकी 8-10 स्क्वायर फीट में फैलती है। तो पौधे से पौधे की दूरी कम से कम 4 फीट, 5 फीट, और रो से रो की दूरी 6 फीट। यानी 1 एकड़ में ज्यादा से ज्यादा 2000 और कम से कम 1800 से 2000 पौधे ही लगाने चाहिए। आप कल्पना कीजिए कि एक तुअर का पौधा अगर वो 6 फीट 7 फीट अगर जाता है और एक पौधे से 1 किलो अगर आपको अगर अरहर की फली दाल मिलती है और 2000 पौधे लगाए हैं तो 20 क्विंटल उत्पादन होता है। जबकि जब हम 4-4, 5-5, 6-6 बीज लगाते हैं तो 1 एकड़ से मुश्किल से 7-8 क्विंटल उत्पादन होता है। 4 किलो बीज लगाकर 7 किलो उत्पादन और 1 किलो बीज लगाकर 12, 15, 18, 20 किलो उत्पादन, 18-20 क्विंटल उत्पादन हम ले सकते हैं। तो बीजों को अपने नियंत्रण में रखिए। क्वालिटी प्लांट, क्वालिटी पौध तैयार कीजिए और उससे क्वालिटी प्रोडक्शन लीजिए। प्लान बी क्या था कि आपने एक बीज लगा दिया, 1 एकड़ में 1800 बीज लग गए। हम ऐसा मान लेते हैं कि 10% उसमें मॉर्टेलिटी आएगी, 10% बीज मर जाएंगे, या तो उगेंगे नहीं, चिड़िया खा जाएगी, पक्षी खराब कर देंगे, या उगेंगे नहीं। तो 200-300 बीज पहले अलग से, जो ट्रे आती है 10-15 रुपए में ट्रे आती है, एक ट्रे में 108 कप रहते हैं, ऐसी 2-3-4 ट्रे मट्टी से भर के उसमें बीज लगा दीजिए और जो बीज मर गए 10 दिन के अंदर या 7 दिन में उसको रिप्लेस कर दीजिए। बहुत साधारण तरीका है ना। आपके खेत में पौधों की जो संख्या और जो पौधों की हाइट है वो बनी रहेगी और किसी प्रकार का कोई गैप नहीं आएगा, नुकसान नहीं होगा। एक चीज हमेशा खेत में डालिए, जैसे मैंने कहा कंपोस्टिंग करते समय कंपोस्ट कल्चर क्विक ब्रेक के नाम से आता है। मैंने पिछले बार जिन लोगों ने वेबिनार अटेंड किया था उसमें भी बताया है मैंने। 100 रुपए के अंदर आप 2 मीट्रिक टन गोबर को कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं।
सिर्फ 100 रुपए में, और कम से कम 2000 रुपए की आप वीडीसाइड, खरपतवार नाशक और मजदूरी बचा सकते हैं। और वो पैसे तो बचेंगे ही, प्लस जो फर्टिलाइजर खरपतवार खा के बड़ा होगा वो फर्टिलाइजर आपके पौधे को मिलेगा, तो आपका पौधा 20% ज्यादा प्रोडक्शन देगा। यानी एक तीर से आप कई शिकार कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ 100 रुपए में। तो 2200, 2500, 3000 रुपए की एक ट्रॉली गोबर की खाद लेकर आते हैं। मैं उसको गोबर की खाद नहीं कहता, मैं उसको गोबर पैकेज बोलता हूं। 2500 रुपया दे के लाए, 4 चीज फ्री मिली, और उन 4 फ्री की चीजों को हजम करने के लिए 5000 रुपये जेब से डाल दिए, और अगले साल के लिए भी कुछ बीमारियां रख ली खेत में। तो ये न करें, क्विक ब्रेक का इस्तेमाल करें। दूसरा जो एक प्रोडक्ट मैंने बताया वो है वैम। वैम उसका टेक्निकल नाम है, VAM। जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं जो बंधु जो अगर साइंस बैकग्राउंड से होंगे तो उनको पता होगा, वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा। माइकोराइजा के नाम से सर्वसाधारण सभी जानते हैं। ये एक बायो फर्टिलाइजर है, एक फंगस है। अगर इसका 2 किलो प्रति एकड़, सिर्फ 2 किलो प्रति एकड़ अगर हम हर फसल में उपयोग करें, अगले 3 साल लगातार करें, तो आपके खेत का उत्पादन कम से कम 20% और ऊपर में 50% तक बढ़ सकता है, बिना कोई एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर के। यानी जो फर्टिलाइजर, जो खाद, जो न्यूट्रिशन आज आप डाल रहे हैं, उसमें सिर्फ आर्जाल माइकोराइजा अगर आपने ऐड कर दिया तो आप 20% कम से कम, और इससे केवल उत्पादन ही नहीं बढ़ेगा, आपकी जमीन इतनी मुलायम बनेगी कि जिनके यहां पर काली मिट्टी है, जैसे महाराष्ट्र में ज्यादातर जगह पर ब्लैक कॉटन सॉइल जिसको कहते हैं हम, काली मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है। उत्तर प्रदेश में काफी जगह चिकनी मिट्टी है, मध्य प्रदेश में काफी जगह पर है, राजस्थान में भी कुछ एरिया में है, श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट वगैरह में जाएंगे तो उधर कई जगह पर काली मिट्टी मिलती है। तो जहां जहां पर काली मिट्टी है वहां पर जमीन का तड़कना धीरे धीरे कम हो जाएगा। जहां पर रेतीली मिट्टी है, राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, गुजरात है, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा है, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा है, जहां रेतीली मिट्टी है और पानी नहीं ठहरता है, जितना भी पानी डालो, आज पानी दिया कल लगता है कि पानी नहीं दिया, ऐसी जगहों में भी अगर 2 किलो के बदले वहां 3 किलो यूज कर लिया, तो वहां पर अगर आपकी फसल 10 बार पानी देने से आती है तो वो 6 बार या 7 बार के पानी से आ जाएगी। यानी आपका 20% से लेके 40% तक पानी की बचत भी हो सकती है। उत्पादन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसके अलावा जब तेज हवाएं चलती है और पौधा जब फलों से लदा रहता है, जैसे मान लीजिए कि आपने गेहूं लगाया, आपने धान लगाया, गन्ना लगा दिया, आपने केला पपीता लगाया, आपने मिर्ची लगा दी, कपास लगा दी, और पूरी एकदम मैच्योर हो रही है क्रॉप, फसल से भरपूर है, लदी हुई है एकदम, और हमको लग रहा है बहुत अच्छा उत्पादन आएगा, पिछले साल 10 क्विंटल आया था, इस बार तो कम से कम 15 से 17 क्विंटल आएगा, और तेज हवाएं चलती है, सारे पौधे जमीन पे गिर जाते हैं। हमारे सपनों के ऊपर जैसे तुषारापात हो जाता है, किसी ने जैसे, और बहुत अच्छा सपना आ रहा था, किसी ने पानी डाल दिया आकर। ऐसे में ये जो आर्जाल मैंने बताया, आर्जाल में इसलिए बोल रहा हूं कि मैं जो प्रोडक्ट बनाता हूं उसका जो ब्रांड नेम है वो आर्जाल है, माइकोराइजा आप उसको समझिए। ये जो माइकोराइजा अगर आपने डाला तो ये कैसे काम करता है, जैसे ये जो जड़ें थी, ये सामान्य जड़ें अभी है, आपने यहां पर आर्जाल डाल दिया। डालना कैसे है, जिस समय आप बुआई कर रहे थे उस समय आप पौधे की जड़ों के पास में गोबर की खाद में मिला के उसको डाल सकते हैं, बीज लगाते समय बीजों पर चिपकाकर डाल सकते हैं। अगर आप उस समय डालना भूल गए और बाद में अगर डालना है तो आप उसका वाटर सोल्यूबल आता है, 200 लीटर में पानी में 250 ग्राम घोलकर, वो अलग उत्पाद है उसी का,
जो पानी में घुलनशील है उससे जड़ों में पिला सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन है तो ड्रिप से डाल सकते हैं आप। तो ये क्या करेगा, ये जड़ों के ऊपर जाकर संक्रमित करेगा, जड़ों को इन्फेक्टेड करेगा और जड़ों को यहां से इस प्रकार फैलाएगा। अभी देखिए क्या हो गया, पहले ये पौधा इतनी दूर से भोजन ले रहा था, अभी ये एक्सटेंडेड हो गया। आप चित्र दिखाई दे रहा है ठीक से आपको? विवेक जी चित्र दिख रहा है ना सही? हाँ। अब देखिए क्या हो गया, पौधा वही है, बीज वही है, भोजन भी उतना ही दिया आपने। पहले वो क्या हो रहा था, इतने सीमित एरिया से भोजन ले रहा था, अभी उसने अपने जो दायरा है भोजन लेने का वो दुगना कर लिया। आपने भोजन कितना दिया है, वही जितना आप देते हैं, लेकिन उसने कितना भोजन लिया, लगभग 1.5। जमीन में मान लीजिए कि एक पौधा है जिसकी जड़ें 6 इंच अंदर तक जाती है, तो 6 इंच से भोजन ग्रहण कर रहा है वो, अभी उसकी जड़ें चली गई 9 इंच या 12 इंच। तो जो 6 इंच के नीचे जो भोजन था, जहां तक जड़ें नहीं पहुंच पा रही थी, उस भोजन को भी उसने लेना शुरू कर दिया और उसका परिणाम यहां दिखेगा। ये ग्रोथ ऐसे आएगी, ये 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो प्रति एकड़ अगर आपने वैम यूज किया तो निश्चित रूप से कम 20% उत्पादन में वृद्धि, गुणवत्ता में वृद्धि, पानी की कमी, पानी की लागत कम, अधिक बारिश हो गई, आरजाल अगर डाला हुआ है तो अगर साधारण स्थिति में पौधा अगर 7 दिन अगर जिंदा रहता है तो इस स्थिति में पौधा 12 दिन जिंदा रहेगा। अगर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलती है और बाकी फसल गिर जाती है तो यह 125-150 किलोमीटर की स्पीड में भी पौधा खड़ा रहेगा। 40 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर में बाकी पौधा अगर झुलसना शुरू होता है तो ये 5 डिग्री ज़्यादा होने के बाद भी झुलसेगा नहीं। फंगल इन्फेक्शन, जड़ों के अंदर में जो फंगस की प्रॉब्लम आती है वो 40, 50, 60% कम आएगी। यानी कुल मिलाकर पौधा तनाव से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है, चाहे वो धूप का तनाव हो, कम बारिश का तनाव हो, ज़्यादा बारिश का तनाव हो या किसी प्रकार की इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का साइड इफेक्ट हो। इन सब से लड़ने के लिए अकेला ये आर जाल, रूट जाल यानी वैम, वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा, इसको अपना साथी बना लीजिए दोस्तों। मैं आपको और ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मतलब कि अगर इस प्रोडक्ट को आपने अगर अपने लिस्ट में शामिल कर लिया कि कुछ डालूं या नहीं डालूं, ये तो मैं ज़रूर डालूंगा। इसका एक और फ़ायदा है, ये ज़मीन में पड़ा हुआ पुराना जो फॉस्फोरस है P2O5 यानी जो हम DAP या SSP के रूप में डालते हैं, फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र को भी ज़मीन में पड़े हुए फॉस्फोरस को भी घुलनशील बनाकर पौधों को उपलब्ध स्वरूप में प्रदान करने का काम करता है। इसीलिए इसको बायो फर्टिलाइज़र कहा गया है। ये केवल ऐसा फंगस है जो फर्टिलाइज़र की कैटेगरी में रखा गया है, नहीं सारे फंगस इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड कैटेगरी में और नॉमिनेटेड है। ये अकेला फंगस है जो बायो फर्टिलाइज़र कहलाता है। आप गूगल पर जाइए, वैम नाम से सर्च कीजिए, आपको हजारों रिसर्च पेपर मिलेंगे। फसल कोई भी हो, जगह कोई भी हो, मट्टी कैसी भी हो, सीजन कोई भी हो, हॉर्टिकल्चर क्रॉप हो, कैश क्रॉप हो, गन्ना हो, पपीता हो, केला हो, मिर्ची हो, अनार हो, अमरूद हो, टमाटर हो, कुछ भी हो, आर जाल अगर है, वैम आपने अपने डाला है तो आप बहुत सी समस्याओं से निश्चिंत रह सकते हैं। इसके अलावा केवल इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड नहीं,
एक चीज़ ध्यान देने की बात यह है कि खेत में घूमते समय ये ध्यान रखिए कि किस पौधे पर क्या तकलीफ आ रही है, वहाँ जाके स्पॉट कीजिए उसको, और जितनी दूर में समस्या है उसका तुरंत समाधान कीजिए, पूरे खेत में नहीं। अगर 4 पौधे बीमार हैं तो 4 पौधे का इलाज तुरंत कीजिए, पूरे खेत के 4000 पौधों पे क्यों छिड़काव करना है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए। केवल इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या केमिकल इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड समाधान नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे उपाय हैं जो आपको जानने पड़ेंगे और करने पड़ेंगे। बहुत सी चीज़ें जो हम खुद बनाकर उपयोग में ला सकते हैं, वो विषय अभी लेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, उस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे ज़रूर। तो ये कुछ बातें जो मैंने आपको बताई है, 1-2 उत्पाद बताए और जो प्रैक्टिसेस बताई, इनके बारे में ध्यान रखिए। जहाँ जहाँ पर गायों वगैरह का, गाय भैंस आकर खेत खराब कर देती है, नील गाय आ जाती है, ऐसे लोगों के लिए एक साधारण सा उपाय है। भाई आप पूरे खेत को चारों तरफ फेंसिंग नहीं कर सकते, मेरा तो बहुत बड़ा खेत है, इतने पैसे नहीं है कि मैं पूरे खेत को बाउंड्री कर दूं, फेंसिंग लगा दूं, कांटे के तार लगा दें, काफ़ी खर्चा होता है। तो उसके लिए एक बहुत सा उपाय अच्छा है कि जो जानवर का ज़्यादा अटैक होता है, जैसे मान लीजिए गायें बहुत आती है, कि भाई वहाँ से वो एक गाय का जो वो ग्रुप है वो वहाँ से निकलता है हमारे खेत के पास से, और वो जाते जाते हमारे फसलों को चबा जाती है, चढ़ जाती है, नुकसान करती है। ऐसे में एक साधारण सा उपाय क्या है, 200 लीटर पानी लीजिए, 1 एकड़ के लिए बता रहा हूँ मैं। 200 लीटर पानी में 10 किलो गाय का गोबर डालिए, कपड़े से छानिए और पूरी फसल पे स्प्रे कर दीजिए। जिस फसल के ऊपर आपने गाय के गोबर का पानी स्प्रे किया है उस पर गाय आकर अब मुंह नहीं मारेगी। जिन इलाकों में नील गाय का ज्यादा प्रकोप है वो नील गाय का गोबर इकट्ठा कीजिए और उसको पानी में भिगो दीजिए, उसका स्प्रे कर दीजिए। नील गाय आपकी फसल को नुकसान नहीं करेगी। ये बहुत ही साधारण, कम पैसे में या बिना पैसे में होने वाला उपाय है जो मैंने बताया आपको। तो ये छोटे छोटे उपाय करके आप बचा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इनकम कैसे बढ़ाएंगे। ये जो सारे उपाय करेंगे इसमें आपके पैसे बचेंगे, फसल अच्छी रहेगी तो इनकम बढ़ने वाली है। अब हम सीधे सीधे रूप में आ जाते हैं। आप मान लीजिए इस अभी कोई सीजन में एक क्रॉप लगा रहे हैं, जैसे अभी कपास लगेगी, काफ़ी लोगों ने लगा दी होगी। तो कपास लगाते समय एक तो जैसे मैंने बताया बीजों की संख्या, दूरी, उसका हिसाब रखिए। अगर आपके पास पानी है, आप फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन कर रहे हैं, तो पौधों में दूरी ज़्यादा रखिए। और अगर आप केवल बारिश के भरोसे कर रहे हैं तो पौधों में अंतर थोड़ा कम रहेगा, संख्या थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन कितनी बढ़ेगी, एकदम से 2 गुना 3 गुना नहीं करना है उसको। अगर मान लीजिए ड्रिप के ऊपर आप रो टू रो 5 फीट लेते हैं और प्लांट टू प्लांट 1.25 फीट लेते हैं, 4x1.5 लगाते हैं या 5x1.5 पे लगा रहे हैं, कुछ लोग 4x2 पे भी लगाते हैं, 6x1 पे लगाने वाले भी लोग हैं, तो लगभग 6 स्क्वायर फीट में 1, यानी लगभग 7000 पौधे 1 एकड़ में लगाते हैं। आप अगर बारिश वाली क्रॉप लगा रहे हैं कि भाई मेरे पास पानी नहीं है, बारिश से जितना होगा मैं तो उतना ही पानी दे पाऊंगा, तो आप पौधों से पौधों की दूरी 1 फीट और रो से रो की दूरी 4 फीट आप रख सकते हैं। इसको 4x1.25 भी किया जा सकता है, 4.5x1 भी किया जा सकता है, आप पर निर्भर है। यानी जो कुल पौधे लगेंगे वो 8500 के आसपास लगेंगे। आपको अगर लंबे समय तक बिना पानी के अगर फसल को चलाना है तो थोड़ी सी मेड़ बनाकर यानी बेड बनाकर उस पर लगाएं।
बेड बनाने का एक फ़ायदा ये होता है कि जब 6 इंच ऊंची जब एक बेड जैसा बन गया, फिर एक नाली बनी, फिर एक धूरा बन गया, तो जब बारिश होती है तो इस नालियों में से पानी बहता है तो ये बेड हमेशा गीला रहता है। तो 6 इंच का बफर मिल गया आपको, क्योंकि ज़मीन में तो पानी है ही, तो ये 6 इंच का एक्स्ट्रा आपको कुशनिंग मिल रही है जड़ों को बढ़ने के लिए और नीचे जाने के लिए। आर जाल का प्रयोग करेंगे तो जड़ें और गहरी जाएगी। तो मान लीजिए कि आपके यहाँ पर बारिश बाद में कम हो गई या बीच में गैप लंबा पड़ गया, तो प्लांट आपके मरेंगे नहीं, पौधे स्ट्रेस में कम आएंगे, मुरझाएंगे नहीं। और जो एक आता ने कई बार कि यार 10 दिन तक तो ठीक था, ये 2 दिन पहले अगर बारिश हो गई होती तो मेरी फसल बच जाती। तो ये जो 2 दिन 3 दिन वाला जो बफर जो टाइम हमको चाहिए ना, वो ये आर जाल देता है। 8 दिन अगर साधारण क्रॉप अगर सस्टेन कर सकती है तो आर जाल दी हुई 8 दिन के बदले 13 दिन तक, 14 दिन तक, 12 दिन तक बचेगी। तो ये आर जाल आपने लगाया और बेड पर लगाया। एक काम और कीजिए, पानी खेत से बह के बाहर जा रहा है, खेत का पानी खेत के बाहर न जाए इसकी व्यवस्था कीजिए। तो आपका जो खेत का वाटर टेबल है धीरे धीरे बढ़ेगा। साधारण सा उसके लिए कि खेत के चारों तरफ एक ट्रेंच, एक खाई जैसी बना दीजिए और खेत का ज़्यादातर पानी उस खाई में यानी उस नालियों में रहेगा और आपके खेत में ही परकुलेट होगा, उसी के अंदर में वो और सीपेज होके नीचे जाएगा, रिश्ते रिश्ते जाएगा और धीरे धीरे आपकी ज़मीन की जो नमी है वो बढ़ती रहेगी। अगर आपके खेत में कुआं है, ट्यूबवेल है, तो वो भी रिचार्ज हो जाएगा। तो खेत का पानी खेत के बाहर नहीं जाने दें, इस बातों का ध्यान रखें। इसके साथ में जैसे कपास लगा रहे हैं आप या आपकी बागवानी की फसलें हैं, तो जो गैप है 2 पौधों के बीच में, उसमें आप एक सेकेंडरी क्रॉप उसको लगाएं, जिसको कहते हैं इंटरक्रॉपिंग, आंतरिक फसलें, मराठी में कहते हैं अंतर। तो उसमें लगाइए। जैसे मान लीजिए कि आपका बगीचा है और आपके अमरूद का पेड़ है, गुआवा है, जाम, और 2 पेड़ों के बीच में आपने और 10 फीट की दूरी रखी हुई है और 2 रो के बीच में 12 फीट की दूरी है। तो ये 10 फीट की दूरी के बीच में आप 2-3 मूंग, बीन्स, इस प्रकार का पौधा लगा सकते हैं। जहाँ पर गैप ज़्यादा है, संतरा है, मौसम्बी है, किन्नू है, जहाँ पर 18 फीट की दूरी है या 15 फीट की दूरी है या 20 फीट की दूरी है, वहाँ पर बीच में आप 2 पौधों के बीच में 2 या 3 तुअर यानी अरहर के पौधे भी लगा सकते हैं। आपके पास में जो ड्रिप की लाइन लगी हुई है, उसकी हर लाइन के ऊपर आप 1-1 फीट पे या 1.5 फीट पे अगर ड्रिपर है तो वहाँ पर आप एक बीन्स यानी जिसको चौलाई फली कहते हैं, या दूसरे जो बीन्स है जिसका पौधा ऐसा बुश बनेगा, वेल वर्गीय नहीं, ऐसे पौधे लगा देंगे तो ये पौधे नीचे नाइट्रोजन फिक्स करेंगे बड़े पेड़ों के लिए और ऊपर आपको दूसरी फसल देंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि मेरे पास अगर 5 एकड़ संतरा, मौसम्बी, आम, अंगूर, जामुन, केला, पपीता ये कुछ भी लगा हुआ है, तो मैं उसमें बेड के ऊपर, ये फसलें सारी साल में एक बार आती है, तो नीचे 3 महीने वाली, 2 महीने वाली, 1.5 महीने वाली, 4 महीने वाली कोई भी फसल लगाकर मैं उससे कैश क्रॉप ले सकता हूँ। 2 फायदे होंगे, एक तो मेरे पास में समय समय पर पैसे आते रहेंगे, दूसरा जब मैंने इस तरह की फसलें लगाई, जैसे मैंने बताया मूंग लगा दिया, तुअर लगा दिया, बीन्स लगा दिया, ये सारी जड़ों के अंदर में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है जो हमारे बड़े पेड़ के फायदे के लिए है। तो नाइट्रोजन उनको फ्री में मिल गया। दूसरा, जहां पर ये पौधे लगे वहां पर नीचे घास नहीं होगी, तो खरपतवार नाशक का खर्चा कम हो गया। और तीसरा, इसमें से निकलने वाली जो फलियां हैं वो हमें मिल गई। और चौथा, जब ये फसल हमने ले ली और इनको जब हमने या तो उखाड़ दिया तो हमको बहुत सारा बायोमास मिल गया, ऑर्गेनिक मैटर मिल गया, या उनको हमने काट लिया तो जमीन के अंदर में बहुत सारा बायोमास पड़ा रह गया और वो फर्टिलाइजर में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रकार इंटरक्रॉपिंग करके
आप एक सेकेंडरी और मुनाफा कमा सकते हैं। उसमें बहुत कम, केवल बीज का पैसा खर्च होता है। बीज के पैसे ये जो मैंने बताया है कि तुअर के बीज लगा दिए या मूंग लगा दिया, या आपने कहीं पर जैसे सर्दियों में चने लगा दिए, और अभी बारिश का समय है तो आपने बीन्स लगा दी। इसके अलावा अगर आपके पास में बेड चौड़ा बना हुआ है तो उस पर आप धनिया लगा सकते हैं, मेथी की फसल ली जा सकती है। बड़ा बेड बनाया हुआ है तो हम प्याज की खेती उस पर कर सकते हैं। आपने अगर हल्दी अदरक लगाई हुई है तो बीच बीच में तुअर के पौधे लगा सकते हैं, क्योंकि हल्दी अदरक को अगर थोड़ी छाया भी मिली तो भी फसल अच्छी आती है। और इस प्रकार तुअर के पौधे से आच्छादन भी उनको जो पत्ते गिरेंगे उससे होता रहेगा, नीचे नाइट्रोजन मिलता रहेगा और दोनों फसलें आ जाएगी। तुअर साल में एक बार आता है। अभी कई वैरायटी और ऐसी डेवलप हुई है कि साल में 2 बार आप कटिंग करके तुअर ले सकते हैं, यानी अरहर साल में 2 बार ले सकते हैं। तो इस प्रकार इंटरनल क्रॉपिंग साधारण फसलों में भी और बागवानी फसलों में भी आप इंटर क्रॉपिंग करके एक एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। तो इस प्रकार जगह का ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन, इसको हम 2 टायर एग्रीकल्चर कह सकते हैं। इस प्रकार 3 टायर भी हो सकता है कि हमने बड़ा पौधा लगा हुआ है जो 6 फुट 7 फुट 8 फुट 10 फुट का है, नीचे हमने हल्दी अदरक लगा रखी है जो ज़मीन के नीचे से पैदावार दे रही है, और साथ में हमने मिर्ची टमाटर लगाया हुआ है जो ऊपर फसल दे रहा है। बस ध्यान इतना रखना है कि जो मुख्य फसल जो ले रहे हैं यानी बागवानी फसल है, उसका पानी का जो समय है, किस समय उसको पानी देना है किस समय नहीं देना है, उसका ज़रा ध्यान में रखते हुए इन फसलों का चयन आपको करना चाहिए। तो आप एक साथ खेत में एक नहीं 2 या 3 फसलें भी लगा सकते हैं, 4 फसलें लगा सकते हैं, 5 फसलें भी लगा सकते हैं। इससे आपकी 1 एकड़ का जो 1 एकड़ में 2 से 3 एकड़ तक का उत्पादन आता है। लागत आपकी कम होती है, और अगर किसी भी दुर्दैव से अगर कोई एक फसल कम ज़्यादा होती है, नुकसान होता है, तो दूसरी और तीसरी फसल उसको कंपेंसेट कर देती है, उसके नुकसान की भरपाई करती है। जब भी फसलों के ऊपर बीमारियां आए तो एकदम से हार्ड केमिकल, जो हार्श केमिकल है, उनका प्रयोग न करें। आजकल बाज़ार के अंदर बहुत सी अच्छी नीम पेस्टिसाइड आता है, या कि नीम के अर्क से या नीम के तेल से बनी हुई जो नीम पेस्टिसाइड है ये भी आती है काफ़ी। इसके अलावा बायोलॉजिकल सॉल्यूशन यानी जैविक और जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड है वो भी बाज़ार में बहुत आती है। इसके और भी अगर आपको विशेष जानकारी चाहिए तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, इस बारे में हम आपको गाइड कर सकते हैं। तो अंतर फसलें लेना, बीजों की संख्या पे नियंत्रण रखना, खरपतवार यानी घास को कंट्रोल में रखना, बागवानी फसलों के साथ साथ और छोटी दूसरी फसलें लेना, बीजों की संख्या नियंत्रण रखना, गोबर को कंपोस्ट करके ही डालना, पूरे खेत में एक साथ छिड़काव न करके जहां पर बीमारी आई या जितने पौधे बीमार दिख रहे हैं वहां पर घेर कर स्पॉटिंग टेक्निक के हिसाब से उनको छिड़काव करना। स्पॉटिंग टेक्निक के बारे में मेरा एक वीडियो डाला हुआ है, डॉक्टर ग्रीन एडवाइजरी इस नाम से हमारा एक यूट्यूब चैनल है। आप उसके ऊपर जाएंगे तो आपको बहुत सारे इस तरह के छोटे छोटे टिप्स मिलेंगे जो आपको बिना खर्चे के या कम से कम खर्चे में अधिक से अधिक लाभ दिला सकते हैं। आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं। DR लिखेंगे, स्पेस देंगे, ग्रीन लिखेंगे GREEN, स्पेस देंगे, एडवाइजरी लिखेंगे ADVISORY, डॉक्टर ग्रीन एडवाइजरी। इस नाम से यूट्यूब चैनल पर जाकर आप जब सर्च करेंगे तो वहाँ पर करीब 90-100 वीडियो डाले हुए हैं, अलग अलग फसलों के ऊपर हैं, बागवानी फसलों पे है, कैश क्रॉप के ऊपर है, हल्दी अदरक कैसे लगाएं इसके ऊपर है, खरपतवार नियंत्रण करें इसके ऊपर है, कंपोस्टिंग कैसे करें इसके ऊपर है, फलों की संख्या साइज कैसे बढ़ाएं इसके ऊपर है। बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं और सारे वीडियो सीधे खेतों से, फील्ड से डाले हुए हैं। केवल ऑफिस में बैठकर बनाए हुए वीडियो नहीं है, फील्ड पर
प्रैक्टिकल कर कर दिखा कर वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उस पर जाएं और वहाँ से भी और आप काफ़ी और जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा कभी भी आपको अगर कुछ समस्या आती हो कि भाई हमें इस विषय के ऊपर कोई वीडियो चाहिए, इस तरह की समस्या हमारे यहाँ पर बहुत आती है। आप उस तरह के अगर किसी आपकी कोई अगर रिक्वायरमेंट रहेगी, समय लगेगा, हो सकता है 2 महीने लगे, 3 महीने लगे या 4 महीने लगे, उस समस्या को हम समझेंगे, उसका समाधान ढूंढेंगे, प्रैक्टिकल करके बताएंगे और फिर आपको वीडियो भी बनाकर दिखाएंगे। तो इस तरह का अगर कुछ होता है तो आप हमसे वो आपकी जो समस्या है वो साझा कर सकते हैं। एक बात और बताना चाहूँगा कि उत्पादन लेना फिर भी बहुत आसान है, अच्छा उत्पादन आप ले सकते हैं। समस्या आती है माल को बेचे कहाँ और कैसे, अच्छा लाभ कैसे मिले, अच्छे पैसे कैसे मिले। तो केवल मंडियों के भरोसे मत रहिए, खुद अपना प्रमोशन आप कीजिए। आजकल ऑनलाइन सोशल मीडिया, ऑनलाइन मार्केटिंग, होम डिलीवरी, ऐसे बहुत से तरीके हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा और फिर मैं आज का अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा, और उसके बाद अगर किसी को कुछ प्रश्न रहेंगे तो वो प्रश्न पूछ सकेंगे। कि पिछले 1.25 साल से हमको पता है कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा है। बहुत से ऐसे लोग थे जिनके व्यवसाय एकदम बंद थे, विशेषकर जो लोग होटल के व्यवसाय में थे, जिनके यहाँ पर लॉज थी, जो रूम किराए पे देते थे, रेस्टोरेंट चला रहे थे, खाने पीने की दुकानें थी, ऐसे बहुत सा बिजनेस बहुत तरह से नुकसान में गया। नागपुर में पिछले वर्ष ऐसे 30-40 लोग थे जिन्होंने रायगढ़ यानी क्या, पश्चिम महाराष्ट्र जिसे हम कहते हैं, जहाँ से हापुस आम आता है, हापुस आम नागपुर में उन्होंने मंगाकर घर घर डिलीवरी की। इस साल ये काम कम से कम 500,000 लोगों ने किया। तो नागपुर वासियों को जो आम पहले साल में 1 या 2 बार खाने को मिलता था, इस बार वो मार्च से लेके और जून तक मिला, घर बैठे मिला। और आपको जानकर और सुनकर आश्चर्य होगा कि 20 लाख की गाड़ी में बैठकर आदमी खुद 2 किलो के आम की पेटी, जिसकी कीमत 800, 1000, 1100, 1200 रुपये थी, खुद देकर गया। यानी बिजनेस किस तरफ, कौन सा बिजनेस कब क्या देकर जाएगा, अभी ये अंदाज लगाना कहना बहुत मुश्किल है। अपॉर्चुनिटी थी, लोगों ने इनकैश किया, लाखों रुपए कमाए लोगों ने। और जिनको ये लग रहा था कि लोग क्या कहेंगे, वो घर में बैठे रहे, और जिनको पैसे कमाने थे वो कमा कर निकल गए। उन्होंने ऑनलाइन डाल दिया, आदमी रख लिया, होम डिलीवरी करवा दी। जहाँ यार दोस्त थे, पहचान वाले थे कि जिनके यहाँ जाने से 5 रेफरेंस मिल जाएंगे, वहाँ खुद चले गए वो देने के लिए, और 1 पेटी दे दी, पैसे ले लिए और 5 रेफरेंस ले लिए, और 5 गुना हो गया व्यवसाय। तो तरीके बहुत से हैं, आपको भी ढूंढने पड़ेंगे। तो आज का ये विषय मैं यहाँ पर समाप्त करूँगा कि फसलों में एक साथ 2-3 फसलें लेकर, वीड कंट्रोल करके, फसलों से बीज कम करके, प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर किस प्रकार आप अपनी लागत कम कर सकते हैं, उत्पादन बढ़ा सकते हैं, और उसके साथ साथ मुनाफा भी ज़्यादा ले सकते हैं। मुझे लगता है कि मुझे जो बताना था आज मैं बताने में आपको सक्षम रहा। आपके अगर कुछ प्रश्न होंगे तो आप ज़रूर पूछिए, कोशिश करूंगा मैं उसका आपको जवाब दे सकूं। प्रदीप जी नमस्कार। अपने ऑडियंस है, प्रदीप जी धन्यवाद बहुत बहुत आपका। आपने अगेन एक दूसरी बार हमारा बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंटेशन लिया, इसमें आपने बहुत ही बेसिक्स रिक्वायरमेंट बताई हैं जो कि किसी फार्मर्स को भी याद ध्यान में रखना चाहिए। तो थैंक्स अ लॉट प्रदीप जी। एंड आई थिंक कुछ क्वेश्चंस हैं, पब्लिक शेयर कर रही है। हेलो हेलो, यस मैम, बोलिए प्लीज। हाँ, वो गोबर की खाद को कंपोस्ट कैसे करें, उसमें क्या डालें? गोबर की खाद को कंपोस्ट करने के लिए एक
आवाज ही नहीं आ रही आपकी। नहीं, आ गया है, बता रहे हैं, वो बिल्कुल बता रहे हैं, आवाज आ रही आवाज नहीं आ रही है। हाँ, बता रहे हैं, बता रहे गोबर की खाद को कंपोस्ट करने के लिए आरजाल नाम का एक उत्पाद आता है। उसको 200 लीटर पानी में डालना है, उसमें 1 किलो गुड़ डालना है और उसको 4-5 दिन तक रखना है और फिर बाद में जो गोबर का जो ढेर है उसमें पिला देना है उसको। उसके लिए मैं एक उसका एक छोटा सा लिटरेचर है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, या जैसे मैंने बताया कि आप मेरा YouTube चैनल पे जाएंगे तो वहां पर पूरा वो करके बताया हुआ है किस प्रकार करना है। थैंक यू। तो वो 3-4 मिनट का एक वीडियो है, वो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी का कोई सवाल है अभी? हेलो, मैं प्रदीप जी सर ये जानना चाह रहा था, किन एरियो में फसल पानी की वजह से नहीं लगती है? आवाज ही नहीं आ रही। हाँ जी, क्या पूछा, फिर से दोहराइए एक बार। सर, जिन एरियो में पानी की वजह से फसल नहीं लगती है तो उसमें अपन कैसे सुधार कर सकते हैं? सर आप आवाज आ रही है। जिन एरिया में पानी की कमी की वजह से फसलें नहीं लग सकती है वहां सुधार कैसे किया जाए? हाँ, देखिए इसका मैंने थोड़ा सा चर्चा में मैंने एक प्रसंग आया था तो मैंने बताया था कि भाई आपके यहाँ पर अगर पानी नहीं है, हाँ जी, लेकिन बारिश तो हो रही है कम या ज्यादा, भाई मान लीजिए कि अगर मैं जहाँ पर अच्छी बारिश होती है वहाँ पर 1600-1700 मिलीमीटर होती है, जहाँ मध्यम होती है वहाँ 1200 होती है और जहाँ खराब होती है वहाँ 800 मिलीमीटर होती है। हाँ, जो खेत में खाई बनाकर आपने बताया था। हाँ, तो उसके लिए आपको कोशिश ये करनी पड़ेगी कि मान लीजिए आपके पास 4 एकड़ खेती है। हाँ। अब 4 एकड़ में लगभग 1.25 लाख स्क्वायर फीट जगह होती है, या सॉरी 2.25 लाख स्क्वायर फीट जगह होती है जी। अब ये 2.25 लाख स्क्वायर फुट में जो पानी गिरा वो अगर सारा का सारा आपने अपने खेत में रोक लिया जी, तो इस साल अगर आपने रोक लिया तो आपको सर्दी, यानी इस सीजन में अगर रोका तो सर्दी की फसल आप बिना पानी के बहुत अच्छी ले सकेंगे। और अगले साल फिर उसके साल ऐसे अगर 3 साल लगाकर ये आपने प्रक्रिया कर ली तो आपकी जमीन का वाटर टेबल काफी ऊपर आएगा और आप देखेंगे क्या कि बारिश में तो फसल ले ही पाएंगे, बारिश के बाद जो सर्दियों वाली फसल होती है, चना और गेहूं स्पेशली जो हम लेते हैं, हाँ जी, या मूंग लेते हैं, वो बहुत बढ़िया ले पाएंगे आप बिना पानी के। और सर जिन एरिया में फ्लोराइड बहुत ज्यादा है, फ्लोराइड, हाँ, देखिए अगर फ्लोराइड की वजह से आप देखेंगे जब पानी डालते हैं तो एक सफेद सी लेयर जम जाती है ऊपर। हाँ, 100% जी। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जैसे मैंने बताया आरजाल जी, आरजाल नाम का जो प्रोडक्ट है वो यूज करिए। और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, पोटैश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया है, फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, इस प्रकार के जो कल्चर्स आते हैं जिसको हम बायोलॉजिकल कल्चर कहते हैं, हाँ सर, ये आप साल में 2 बार कम से कम इसका जमीन में प्रयोग करें। जी, बारिश तुरंत जब आती है उस समय इसका प्रयोग करें जी, और एक बार बारिश जब खत्म होने लगती है उस समय प्रयोग करें। अच्छा, क्योंकि सर्दियों में आपके पास पानी नहीं है तो पानी देने का कोई उपाय नहीं है। सही बात है सर। अगर उस समय आप एक पानी अगर दे सकते हैं कम पानी, तो आप जड़ों के अंदर में उसको डालकर और सारी जड़ों के पास में उसका आप ड्रेंचिंग जिसे कहते हैं सिंचाई के रूप में डाल लें तो ये क्या होगा, ये जो बैक्टीरियाज रहते हैं ये जड़ों के आसपास जाकर वहाँ के एटमॉस्फेयर को न्यूट्रल कर देते हैं। अच्छा, मान लीजिए वहाँ पर फ्लोराइड की टॉक्सिसिटी है या क्षार की वजह से अल्कालाइन है सोयल ज़्यादा, या एसिडिक सोयल हो गई है, या कोई और मेटल हेवी मेटल्स वहाँ तकलीफ दे रहे हैं, तो ये वहाँ पर इस प्रकार का वातावरण तैयार करेंगे कि पौधे की जड़ें बहुत आसानी से भोजन को अवशोषित कर सकेगी। अच्छा, तो ये किया जा सकता है, समय लगेगा लेकिन
दुरुस्त किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। धन्यवाद। और किसी का सवाल है अभी कोई? भावना जी, प्रवीण जी, मनमोहर जी, कल्पना जी। चलिए, आई थिंक प्रदीप जी वाइंड अप करते हैं। थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। और बहुत अच्छा लगा कि आप सबने अपना समय दिया इस एक ब्यूटीफुल सेशन जो कि प्रदीप जी ने दिया है हमारा, और उन्होंने काफ़ी बारीकी से बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं जिससे हम अपना कम लागत में कैसे हम अपना एग्रीकल्चर वर्क कर सकते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद सर, थैंक्स अ लॉट सर। प्रदीप जी धन्यवाद।